एपिसोड 51। मैंने अपने घुटने को दोनों हाथों में सख्ती से थामा और हिला चला कर देखा। शुक्र था कि टूटने से बच गया था, मगर वक्ती तौर पर फाल नहीं रहा था। कई मर्तबा सर झटका, तब जाकर उसकी थरथराती हुई तस्वीर साकित हुई। वो घुटनों के बल जंगली रीछ की तरह छाती फैलाकर चंद कदमों के फासले पर खड़ा मुझे खश्मगीन नजरों से घूर रहा था। मैंने चंद लंबी लंबी सांसें ली और गाड़ी का सहारा लेकर खड़ा हो गया। मुझे फौरी तौर पर एहसास हो गया कि मेरी टांग मेरा भरपूर साथ देने के काबिल नहीं रही थी। तभी अपने जिस्म का ज्यादा वजन दूसरी टांग पर डाला और लंगड़ाता हुआ पीरू की तरफ बढ़ा। 2 कदम चला तो पीरू के हाथ में पकड़े हुए चाकू पे नजर पड़ गई। वो चाकू वाला हाथ हवा में बुलंद किए मेरे करीब आने का मुंतजर था। मैं थम गया। मैडम की आवाज सुनाई दी। पीर बख्श को जख्मी होने की वजह से चाकू रखने की रियायत दी जा सकती, शहरियार। मैंने मैडम की छेड़छाड़ को नजरअंदाज किया और अपनी नजरें चाकू पर जमाते हुए कदम बढ़ाया। जूं ही पीरू के करीब पहुंचा, उसने मुझ पर बिजली किसी तेजी से हमला कर दिया। मैं एक पांव पर उछला और उसका वार खता करते हुए पहलू में पहुंच गया। मेरा जोरदार घूंसा उसके बाएं जबड़े पर पड़ा। वो लहराया मगर संभल कर गिरने से बच गया और उसका चाकू वाला हाथ कूंदे की तरह मेरी जानिब लपका। मैं झपट कर पीछे हटा और एड़ी पर घूम गया। मेरी नीम मफलूज टांग उसकी पसलियों में लगी। उसके हलक से करह निकली और पहलू में गिरते गिरते हथेली के बल जमीन पर टिक गया। मैंने अपनी टांग फिर घुमाई। वो मेरे वार से बचने के लिए जमीन से चिपक गया। मैं बर वक्त उसकी चालाकी को भांप गया था, इसलिए उछलकर उस पर जा गिरा। मेरे दोनों घुटने उसके पेट में धंस गए और मैंने उसे मोहलत ना देते हुए चाकू वाला हाथ कलाई से थाम लिया। ये सारा अमल पलक झपकने में अंजाम पाया था, इसलिए उसे चाकू से फायदा उठाने का मौका ना मिल सका। मैंने कलाई मरोड़ी तो उसकी गिरफ्त चाकू पर कमजोर पड़ गई। नतीजतन चाकू उसके पेट पर गिर गया। मुझे उसकी सख्त जानी का अंदाजा हो गया था, इसलिए उससे रियायत बरतने के हक में नहीं था। मेरे ताबड़तोड़ मुक्कों ने उसे चंद ही लम्हों में निढाल कर दिया। उसके हलक से निकलने वाली चीखें मान पड़ने लगी तो मैं चाकू उठाकर खड़ा हो गया। इस दौरान मेरी टांग काफी हद तक ठीक हो गई थी और दर्द का एहसास भी कम हो गया था। मैंने चाकू उसकी रान में घोंप दिया। उसके हलक से गालियों का फव्वारा उबल पड़ा। मैंने पैदल पर उसकी दोनों रानों पर कई चीरे लगाए। मैडम बोली, शामदार बनने के बजाय मरने वाले से काम की बात पूछ लो। हाँ पीर बख्श, क्या अभी और मारा मारी करनी है या शौक पूरा हो गया? खोते के बच्चे, याद रख, एक एक जख्म का बदला लूंगा तुझसे। तू कुत्ते की तरह मेरे तलवे चाटेगा और जिंदगी की भीख मांगेगा। मैंने उसका एक पांचा ऊपर चढ़ा दिया। वो झटके से उठ बैठा। हाथ बढ़ाया तो मैंने बिजली किसी सूरत से चाकू घुमा दिया। कुंद चाकू की नोक उसकी हथेली में लगी। वो हाथ झटक कर चीखा, आखिर तुझे मुझसे दुश्मनी क्या, कुत्ते के बच्चे? जा, दफा हो जा। वो अभी तक यही समझ रहा था कि मैं उसे सेमी ऑटोमेटिक गन तान कर हैंड्स अप कराने के जुर्म की सजा दे रहा हूँ। उसे ये इल्म नहीं था कि हम उसकी तलाश में भटक रहे थे और उसकी बदबख्ती उसे खींचकर हमारे पास ले आई थी। मैंने चाकू उसके चेहरे की तरफ लहराया। मेरी तवक्को के मुताबिक वो वार से बचने के लिए पीछे गिर गया। मैं यही चाहता था। मैंने उसकी नंगी पिंडली की तरफ देखा। घुटने से बमुश्किल 2 इंच नीचे गोली का नन्हा सा सुराख दिखाई दे रहा था, जिससे खून बह रहा था। उसने जराबों के अलावा बूट पहन रखे थे, जिनमें काफी सारा खून जमा हो गया था। मैंने चाकू की नोक गोली के जख्म पे रखी। पीरू, तुम दरिया पार क्या करने गए थे? वो जवाब देने के बजाय फिर उठ बैठा। जो ही उसे मेरे खतरनाक इरादे का अंदाजा हुआ, उसकी आंखें मारे दहशत के फैल गई। क्या करने गया था तू? क्या तकलीफ है तुझे? पागल हो गया क्या? मैंने चाकू की नोक पिंडली की हड्डी में बने हुए गोली के सुराख में डाल दी। उसके हलक से दर्दनाक कराह खारिज हुई। अगर तुम ताउन नहीं करोगे तो मैं हड्डी के सुराख में चाकू किसी किले की तरह ठोक दूंगा। तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि जख्मी हड्डी में चाकू का फल कितना शदीद दर्द उतार सकता है, हैं? उसने हाथ बढ़ाया और मैंने चाकू पर थोड़ा सा दबाव बढ़ा दिया। दर्द का इब्तिदाई मरहला खासा खौफनाक था। उसके हलक से निकलने वाली चीख दरिया पार दीने मल्ला के कानों तक जरूर पहुंची होगी। ओ खुदा दा नाम ले, ओ बाहर निकाल इसको। मैंने चाबी दबाई। उसकी रही सही कुव्वत मदाफत भी दम तोड़ गई और वो जमीन पर कमर के बल गिरकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। पानी, पर तुझे क्या? मैं जिसके पास भी जाऊं, जो भी करूं, वो तेरा से की वास्ता। मैंने चाकू दबाया। ओए नामुरादा बच्चा, मैं अपने संगती जमील के पास गया था, जमील दस्ती के पास, झोंक में। बस अब तो तेरी जिद पूरी हो गई। जा, छट दे मेरी जान। शाबाश, अब ये भी बता दो कि तुमने बाबे गामन की बीवी और बच्चे को किसकी डिमांड पर अगवा किया है? और कौन गामन? मैं किसी गामन को नहीं जानता
اور نہ ہی کسی کی ڈیمانڈ شمانڈ پر کام کرتا ہوں. میں پیرو ماچی ہوں, کرائے کا بدماش نہیں ہوں. میں نے چاقو کو تھوڑا اور دبایا اور چابی کی طرح تھوڑا دائیں بائیں گھمایا. اس کے حلق سے دل دوز چیخ نکلی اور جھٹکے لینے لگا. ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھا, پھر ہاتھ لہراتا ہوا پشت کے بل گر گیا. جواب دے, کس کے کہنے پر ان ماں بیٹے کو تو نے اٹھایا؟ تو کون ہے؟ میں تیری موت ہوں جو پوچھتا ہوں, بتاؤ ورنہ. نہیں, میں نے کسی کو اغوا نہیں کیا. میں نے پندرہ بدلا. کیا تم علم ہے کہ تمہارے ڈیرے پر رات کو پولیس نے ریڈ کیا تھا اور تمہارے سبھی ساتھی پولیس مقابلے میں مارے گئے؟ اس کا کانپتا ہوا سر تھم گیا, آنکھیں پھیل گئی. کیا کیا کہہ رہے تو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں. چلو میں بتا دیتا ہوں. آدھی رات کو بہت سی نفری کے ساتھ ایس ایچ او نے تمہارے ڈیرے پر ریڈ کیا تھا. چاروں طرف گھیرا ڈال لیا تھا. تمہارا ایک آدمی مراد بخش ان کے ہاتھ لگ گیا. اس نے بتایا کہ تمہارے دوسرے ساتھی گامن کے ڈیرے پر کوئی کارروائی ڈالنے گئے ہیں. پولیس نے مراد بخش کو گولی ماری اور گامن کے ڈیرے کا رخ کیا. وہاں تمہارے باقی ساتھی بھی پولیس کی فائرنگ میں کام آ گئے. سمجھے؟ اسے اپنی تکلیف بھول گئی. وہ پہلے مجھے دیکھتا رہا, پھر خود کلامی کے انداز میں بولا, فائرنگ کی آواز تو سنی تھی, مگر وہ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ ہاں, تمہاری مرضی, یقین کرو یا نہ کرو. مجھے جانے دو, دیکھوں تو کچھ بچا ہے یا سب برباد ہو گیا. پیر بخش, تمہارا دل مانے یا نہ مانے, پر سچ یہی ہے کہ تمہاری سلطنت اجڑ گئی ہے اور اب وہاں کچھ بھی باقی نہیں. تمہارے جانثار ساتھی مردہ کتوں کی طرح تھانے میں پڑے ہیں, جبکہ خون کی ندیاں بہانے والا اسلحہ پولیس کے اسٹور میں رکھا جا چکا ہے. کیا کرو گے وہاں جا کر؟ اس نے ایک طرف گردن ڈال دی. مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو گیا ہے. میں نے اسے ہلا جلا کر دیکھا, پھر گاڑی کی طرف بڑھا. پانی کی بوتل نکال کر پلٹا اور چیٹے مار کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا. اس نے 2-4 منٹ بعد کرا کر آنکھیں کھول دی. مجھ پر نظر پڑتے اٹھ بیٹھا. چاقو کی طرف ہاتھ بڑھایا. زخم دکھ گیا. ہڈی میں پھنسے ہوئے چاقو نے درد کی خون ٹیس پورے جسم میں اتار دی تو وہ بے بسی سے میری طرف دیکھنے لگا. پانی پانی دے دے مجھے. وہ آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا, مگر اپنے گروہ کے خاتمے کی اطلاع سنتے ہی اس نے ذہنی طور پر ہتھیار ڈال دیے تھے. میں نے بوتل منہ سے لگائی. چند گھونٹ پینے کے بعد ہچکیاں لینے لگا. ہر ہچکی کے بعد اس کے حلق سے دردناک کرا خارج ہوتی تھی. پیر بخش, میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے گامن کی بیوی اور بچے کو کس کے کہنے پر اغوا کیا اور انہیں کہاں پہنچایا. یہ بتا دو گے تو زندہ بچ جاؤ گے, ورنہ اپنے ساتھیوں کے پاس اگلے جہان پہنچا دیے جاؤ گے. جلد فیصلہ کر لو, میرے پاس وقت کم ہے. وہ تو اس لنگڑے منوس کا کیا لگتا ہے؟ یہ بتانا ضروری نہیں ہے. میں بتاتی ہوں پیر بخش. اس کا باب گامن سے کوئی تعلق نہیں, مگر میرا ہے. میں بیٹی ہوں اس کی, چندو ماہی. کیا تمہیں میرا نام یاد ہے؟ چندو ماہی؟ او لنگڑے دیدی, اوہ تو یہ تو ہے. پر پر یہ سب کیا ہے؟ غفور حیرت سے وہ اپنا مدعا پوری طرح ظاہر نہ کر پایا اور گردن موڑ کر پھٹی پھٹی نگاہوں سے میڈم کو دیکھنے لگا. میں نے اپنی پرانی پوزیشن سنبھال لی اور چاقو کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا. اس کے حلق سے سسکاری نکلی. اسے ہاتھ نہ لگا, میری جان نکلتی ہے. اے چندو, اسے بول کہ یہ چاقو نکال لے, ورنہ میں درد سے مر جاؤں گا. دیکھ چندو, تو واقعی چندو ہے. ہائے, تو کتنی بدل گئی, میں تو پہچان ہی نہیں پایا. میں جانتا ہوں تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا, مگر ٹھیک ہے, میرے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا مجھے کیا. میں نے ان دونوں کو 10 لاکھ روپے اور 2 ولایتی گنوں کی قیمت پر بیچ دیا. وہ اس وقت بہت دور پہنچ چکے ہوں گے. تم ان لوگوں تک نہیں پہنچ سکتے. پہنچ بھی گئے تو تمہارے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. اب موت ہی انہیں اس شکنجے سے نکالے تو نکالے, وہ بندے کے بس کی بات نہیں. تو انہیں خریدنے والے پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, وہ بہت بڑا آدمی ہے. ہائے, یہ چاقو نکال لے, میں سب بتاتا ہوں, بڑا شدید درد ہو رہا ہے. میں نے انکار میں سر ہلایا. پیر بخش, وہ بڑا آدمی کون ہے؟ وہ اسے تم نہیں جانتے. وہ اس ناری کا عاشق ہے. یہ اسے اپنی شکل دکھا دینا تو وہ ان دونوں کو آزاد کر دے گا, ورنہ کبھی نہیں. وہ ادھر مظفر گڑھ ضلع میں رہتا ہے. میں نے اس کا نام پوچھا ہے. اس کا نام یارن خان ہے, سردار یارن خان. ادھر نورپور میں رہتا ہے. تو اسے نہیں جانتا؟ یارن خان کا نام سنتے میرا ذہن ایک لمحے میں بھگ سے اڑ گیا. کیا کہا تم نے؟ یارن خان؟ سردار یارن خان بلوچ؟
नूरपुर वाला? हाँ। क्या तू उसे जानता है? उसे हर कोई जानता है। तू उसका ख्याल छोड़ दे वरना मारा जाएगा। खान बड़ा जालिम है। इस दौरान उसकी आंखों से तकलीफ की वजह से आंसू निकलने लगे। मेरी दानिश में यारन खान ऐसा शख्स नहीं था। बावजूद कि मैं उसके कभी करीब नहीं रहा था, उसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखता था, मगर वो इतना पहुंचा हुआ आदमी होगा ये मानना मेरे लिए दुश्वार था। मैंने पीर बख्श की आंखों में गौर से देखा। आंखें सच बोलती हैं। मेरे हलक से तवील सांस खारिज हो गई। क्या तुमने उस बुढ़ी और बच्चे को नूरपुर पहुंचाया? नहीं नहीं, उसके बंदों ने पतन पर माल वसूल किया था। अब मालूम नहीं यार खानों ने कहाँ रखा है। और अल्लाह दी कसम मैं नहीं जानता। ओ यार मैंने तुझे सब कुछ बता दिया, अब तू मेरी जान छड़ दे। ये चाकू निकाल ले। यारन खान ने कितने बंदे भेजे थे, क्या तुम उन्हें जानते हो? वो तादाद में 3 थे। मैं किसी को नहीं जानता। फिर तुमने मारून के हवाले क्यों कर दिया? वो किसी और के भेजे हुए भी तो हो सकते हैं। नहीं, वो यारन खान के ही आदमी थे, क्योंकि उन्होंने बकाया रकम मेरे हवाले की थी। कितनी? आधी। आधी रकम बयाने में दी थी। वो रकम कहाँ है? जमील दस्ती के पास पड़ी है। उसका तुम्हारे धंधे से क्या ताल्लुक है? वो थर्ड मैन है, दलाली करता है। अब अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने हाथ का दबाव बढ़ाया तो वो चीख उठा, इसे बाहर निकाल, इसे बाहर निकाल, वरना मैं मर जाऊंगा। ओए चंदू, तू बोलना उसे। एक बात और, तुमने उससे पूछा था कि वो उन दोनों गरीबों को इतनी भारी कीमत में क्यों खरीद रहा है? उसने नफी में सर हिलाया। मैंने उसकी आंखों में झांका तो पता चला कि वो सच बोल रहा था। मैं उससे कुछ और दरियाफ्त नहीं करना चाहता था। चाकू खींचकर खड़ा हो गया। मैडम की तरफ देखा। उसने यारन खान के बारे में सुन लिया था। उसके होंठ भीज गए थे और चंदा में पेशतर दिखाई देने वाला खिलंडरापन मफकूद हो चुका था। वो संजीदगी से बोली, मैंने सब कुछ सुन लिया है। हमें इस कमीने की जरूरत बाकी नहीं रही। उसने हाथ के मखसूस इशारे से मुझे समझा दिया कि इसकी छुट्टी करा दूं। पीरू माची भी समझ गया था। तभी भर्राई आवाज में बोला, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा चंदू? देख, मैं किसी न किसी दिन तेरे काम आ जाऊंगा। कुत्ता भी काम आ जाता है। बिला वजह मत मार मुझे। मैडम उछलकर बोनट से उतरी और आहिस्तगी से चलती हुई हमारे करीब आ गई। ये ना सोचना कि मैं तुम्हें उस जुर्म की सजा दे रही हूँ जो तुमने आज से कई साल कबल किया था। तब तुम इतने बड़े बदमाश नहीं थे, बस मामूली से चोर चक्के हुआ करते थे। याद है ना? हाँ, वो जुर्म मैंने माफ कर दिया था, मगर तुम्हारी इस जालिमाना हरकत को माफ नहीं कर सकती। तुमने एक बूढ़ी औरत और लागर बच्चे पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा है, ये जानते हुए भी कि वो मेरे सगे हैं। नहीं पीर बख्श, मुझ में इतनी बर्दाश्त नहीं है। मैडम का लहजा सर्द था। वो मेरी तरफ मुड़ी और तहकुमाना अंदाज में बोली, शहरयार, डू इट नाउ। पिरुमाची ने एक जोरदार झटका लिया और मैडम के पैरों की तरफ लपका। वो तेजी से पीछे हटी और पलटकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मैंने चाकू के लहू से तरफल को देखा और उसे पानी में उछाल दिया। पीरूमाची की तरफ उसकी भी जरूरत नहीं रही थी। मैंने जेब से पिस्टल निकाला, बोल्ट चढ़ाया और पीरू की पेशानी का निशाना लिया। उसकी खिक्की बंद गई। मैनू मत मार साईं, मुझे मत मार। मैं सारी उम्र तेरी जूतियां साफ करूंगा। इस दौरान मैडम ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मैंने कनखियों से उधर देखा। वो गाड़ी को रिवर्स कर रही थी ताकि टर्न लेकर वापसी की राह पर डाल सके। गुड बाय पीरू। मैंने ट्रिगर दबा दिया। ठाई की खौफनाक आवाज के साथ ही पीरू माची की दोनों आंखों के बीच सुराख हो गया। आंखें मौत की दहशत से गोली लगने से पहले ही फैल गई थी। वो 1 फुट के लगभग हवा में उछला और गिरकर मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। मेरे हाथों पर उसका खून लगा हुआ था, लिबास पर भी। पैंट के एक पायचे पर बड़ा सा सुर्ख धब्बा नजर आया। मैं दरिया की तरफ बढ़ा ताकि हाथ और पांचा धो सकूं। शहरयार, इस कुत्ते का कफन दफन किसी ने नहीं करना। बेहतर है कि इसे गुस्ल दे दो, दरिया में फेंक दो। जिंदगी में किसी के काम नहीं आया, मरने के बाद तो मखलूक खुदा की 2-4 वक्त की भूख मिटा देगा। मैं रुक कर पलटा। फिर उमाची के झटके लेते हुए वजूद को बाहों से पकड़कर दरिया की तरफ खींचा। उसकी रूह कफ से अंसरी से माइल बा परवास थी। जब मैंने उसे पतन से लुढ़का कर पानी की नजर कर दिया, वो तह की तरफ गया। पानी में सुर्ख डोरे मछले जिन्होंने चंद लम्हों में ही पीरू के मुर्दा वजूद के अतराफ पानी का गतला कर दिया था। वो चंद लम्हे ज़ेरे आब रहा, फिर उसका खोखला वजूद मुझसे खासे फासले पर पानी पर नमूदार हुआ और बहता हुआ लम्हा ब लम्हा दूर होता चला गया। मैंने पांचा धोया, गीले हाथ से लिबास पर लगने वाले खून के धब्बे साफ किए और पलटा। 100-150 फुट की दूरी पर मैडम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी।
मैं घूम कर अगली सीट पर आ गया। वो मुतफक्किर अंदाज में बोली, मामला खासा बिगड़ चुका है। मुझे रत्ती भर भी तवक्को ना थी कि सीमा और अम्मा के अगवा के पीछे सरदार यारन खान का हाथ होगा। मुझे यकीन नहीं आता मैडम, यारन खान मेरा दूर पार का रिश्तेदार है। मेरे गांव में उसकी शानदार 2 मंजिला हवेली है, जहां वो साल में बमुश्किल 2-3 माह के लिए आता है। किसी भी खान के साथ उसका याराना नहीं है, और ना ही वो यहाँ कोई ऐसी वैसी हरकत करता है। हो सकता है उसे सरदार हैदर खान ने भड़काया हो और मदद मांगी हो। नहीं, वो हैदर खान की एक नहीं सुनता। उसकी मदद क्यों करेगा? वो मुझे नीचा दिखाना चाहता है, तभी मेरे बालों को पैरों तले दबा कर बैठ गया है। आपसे उसका क्या ताल्लुक? क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? उफ़ो, एक तो ये भी बड़ी मुसीबत है कि तुम सिगरेट नहीं पीते। फिर गियर लीवर को दबाते हुए सर झटक कर बोली, खैर, अब क्या करना चाहिए? नूरपुर जाने के लिए लंबा चक्कर काटना पड़ेगा। ये मुमकिन नहीं रहा कि बेड़े के जरिए दरिया पार करें, क्योंकि दीना मल्ला खौफ के मारे अब इधर का रुख नहीं करेगा। मैंने गैर इस्तरारी तौर पर दरिया के पार पतन की तरफ देखा। दीने मल्ला का बेड़ा नजर आ रहा था, मगर वो खुद दिखाई नहीं दे रहा था। यकीन की हद तक अंदाजा था कि वो बेड़े को लांग करके वहां से रफू चक्कर हो गया था। जो मंजर उसने देखा था वो उसे मरते दम तक भूलने वाला नहीं था। क्या यारन खान भी हैदर खान की तरह लंबे हाथों वाला है? हाँ, बल्कि वो उससे कहीं बड़ा खबीस है। एक मर्तबा दीवाने शहर के घरौंदे पर मास्टर वली जी ने मुझे कहा था, शहरे, सोने करीम का करम है कि यारन खान का दिल नूरपुर से उचाट हो गया और वो लाहौर चला गया, वरना अब तक नूरपुर की गलियां वीरान और घर खंडर हो चुके होते। तब मैंने उसकी बात पे तवज्जो नहीं दी थी और समझा था कि वो अपना गुस्सा फरो कर रहा है, क्योंकि मैं यारन खान को अपनी दुनिया में मगन समझने वाला इंसान समझता था। जिन दिनों में डॉक्टर शाजी के इमा पर अपने वालिदैन के कातिलों की खोज में मसरूफ था, उन दिनों अफसर अली ने भी कमोबेश इन्हीं अल्फाज में यारन खान की शख्सियत का अहाता किया था, जबकि शरीफ चक्की वाला और दीवाना उसकी तारीफें करते नहीं थकते थे। मैडम शकीला ने एक मरतबा मुझसे यारन खान के बारे में दरियाफ्त किया था, और मेरे इस्तजाब पर उसने यारन खान को दूसरे खानजादों से बड़ा शैतान करार दिया था। आज भी वो इन्हीं अल्फाज में अपनी नफरत का इजहार कर रही थी। दोनों के दरमियान कहीं संगीन तनाज़ा, खूनीन रब्त या कारोबारी पुरखाश कारफरमा थी। मैडम ने दानिस्ता तौर पर अपने और यारन खान के माबैन ताल्लुक वाला मामला गोल कर दिया, और मैं ख्वाहिश के बावजूद दोबारा ना पूछ सका, क्या हम वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं डबल माइंड हो रही हूँ। मैं तुम्हें नूरपुर भेजने के बारे में सोच रही हूँ। मैं ठिठका, मुझे? क्या मेरा नूरपुर जाना मुनासिब होगा? क्यों, क्या हुआ? तुमने रास्ते, खान की हवेली और गांव अच्छी तरह देखभाल रखा है। कौन शख्स तुमसे ज्यादा मुनासिब होगा इन हालात में? बोलो। उसने ठीक कहा था, मगर नूरपुर जाने के बारे में सोचकर मेरी सांसें गैर मुतदिल होने लगी। मैडम, वहां सभी मुझे पहचानते हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कोशिश करना कि तुम किसी की नज़रों में ना हो। अगर ऐसा हो भी गया तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। डोंट वरी डार्लिंग, तुम्हें कुछ मजीद सीखने का मौका मिल जाएगा। रही तुम्हारे पहचान लिए जाने की बात, तो फिक्र मत करो, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यकीनन नूरपुर में अब तुम्हारा कोई नहीं रहा। उसने ठीक कहा था, मगर वो नहीं जानती थी कि मेरा दिल उसकी मद्दासराय के साथ साथ गजाला के लिए बेचैन रहता था। वो नूरपुर में रहती थी, हमेशा धड़कन की ताल पर रक्स करती थी। मैंने एक तवील सांस ली और दिल ही दिल में अपने आप को नूरपुर जाने के लिए आमादा करने लगा। मैंने ये भी सोच लिया था कि पिया जी से कहकर अपना मेकअप करवा लूंगा, ताकि मुझे फौरी तौर पर कोई पहचान ना पाए। मैडम ने गाड़ी की रफ्तार खासी तेज रखी थी। थोड़ी देर में हम पक्की सड़क पर थे। मैडम, क्या आपको पीरू माची की बात पर यकीन आ गया है? मेरा मतलब है कि हो सकता है उसने झूठ बोला हो, सरदार यारन खान का नाम लेकर हमें उलझाने के लिए कहा हो, और हम आंखें बंद किए भागते हुए नई मुसीबत को गले लगा बैठे। मेरा नहीं ख्याल कि उसने झूठ बोला होगा। इसकी कोई खास वजह? वजह तो कोई खास नहीं, पर वो झूठ बोलेगा क्यों? वो हमारा दुश्मन था, दोस्त नहीं। इस कैटेगरी के लोगों से कुछ भी बैद नहीं होता। झूठ ही बोलना था तो किसी और शख्स का नाम ले लेता। उसने ऐसे शख्स का नाम क्यों लिया जिस तक हम पहुंच सकते हैं? उसकी दानिश में हम यारन खान तक नहीं पहुंच सकते। उसकी बातें आपने सुनी तो थी, भूल गई क्या? तुम अपनी जगह ठीक कहते हो, मैं अपनी जगह, क्योंकि मुझे इल्म है कि यारन खान ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता है। यानी आपकी खातिर? हाँ, वो ऐसा ही है। क्यों? तो यूं कहो ना कि तुम्हें तजस्सुस ने घेर रखा है। तुम घुमा फिरा कर मुझसे मेरा और यारन खान का बाहमी ताल्लुक पूछ रहे हो। एक मरतबा उसने मुझे लाहौर एयरपोर्ट पर देखा था। मैं दुबई से लौटी थी, वो दुबई जा रहा था।
लॉन्च में चंद मिनटों के लिए आमना सामना हुआ था, तब से वो मेरे पीछे पड़ा। क्या आप दोनों मुतारिफ हुए थे? हाँ, उसने अजीब से अंदाज में कहा था कि हम दोबारा मिलेंगे। मैंने उसकी धमकी को हंसी में उड़ा दिया। जब मैंने उसके बारे में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो नहायत खतरनाक इंसान है। उसने थर्ड मैन के जरिए मुझे बुलवाया। मैं ना गई तो मुझे धमकाया। मैंने परवाह ना की तो कुछ अरसे बाद उसने ये कदम उठा लिया। नहीं मैडम, ये कहानी दिल को नहीं लगती। कोई इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। तुमने दुरुस्त तज्जिया किया है, मगर हमारी दुनिया में ऐसा ही होता है। मामूली तनाज़े को अना का मसला बनाकर तमाम तर दावपेच खेल लिए जाते हैं। अगर हम लोग आपस में झगड़ कर तवानाइयाँ ज़ाया ना करें तो कानून हम तक कभी ना पहुँच पाए। दुनिया खा कोई भी हो, इंसानों पर मुश्तमिल होती है, और इंसान हमेशा फितरी एहसासात के जोर पर थिरकते हैं। वो अमीर आदमी है। जिस तलब की तरफ आपने इशारा किया है वो नोटों के एवज कहीं से भी पूरी की जा सकती है। फिर आप ही क्यों? शहरियार, क्या तुम्हारी बहन नूरपुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी? क्या तुम्हारी मंगेतर गजाला के बाद दुनिया में निस्वानी हुस्न खत्म हो गया? नहीं, उन दोनों से मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां यहाँ सांसें लेती हैं। फिर क्या दिमागी खलल है कि हैदर खान ने तुम्हारी बहन को अगवा कराया? तुमने अपनी जिंदगी के फ्री व्हील को गजाला की दहलीज पर जवानी भर रोक दिया। हर चेहरा किसी न किसी के दिमाग में नक्श हो जाता है, हर सूरत किसी के दिल में खप जाती है। भले उसने शफाफ आंख से देखा हो, हविस भरी गदली आंख से, या उसने आंखों के बजा दिल से देखा हो और खाम तस्वुर में सजाया हो। उसने दुरुस्त कहा था। मैडम, मुझे एतराफ़ है कि आपको एक नज़र देखने वाला किसी और मंजर को देखने का रवादार नहीं रहता, मगर यारन खान, उसने तो बहुत कुछ देख रखा है। बूढ़ा भी हो चुका है। उसकी आंखें तो अब तब बुझने वाली हैं। मर्द की आंख कभी नहीं बुझती शहरियार, भले हाथ की गिरफ्त कब कपाने लगे। यारन खान का बुढ़ापा भी तो कहता है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है। तभी सागर मैंने अपने सामने मेज पर सजाना चाहता है, ताकि मरते दम तक देखता रहे। मुझे आपकी तमाम बातों से इत्तेफाक है, मगर दिल कहता है कि कहानी कुछ और है, और आप फिलहाल बताना नहीं चाहती तो आपकी मर्जी। तुमने ठीक अंदाजा लगाया या गलत, इसका फैसला वक्त करेगा। अभी अपने दिमाग को इस फजूल कोशिश में मत उलझाओ और सोचो कि तुम्हें आइंदा क्या करना होगा। ओके मैडम, आप रहनुमाई करें। क्या मैंने यारान खान की हवेली में दाखिल होना है और खान के नौकरों से पूछगछ करनी है कि सरदार ने सीमो और अम्मा को कहाँ छुपा रखा है, या खान को हवेली से निकालकर आपकी कोठी पर लाना है? ये हुई ना बात। हमने अपने मुखबियों को उस शैतान की कछाड़ से निकालना है। कैसे? यही सोचने की बात है। मेरा नहीं क्या ख्याल कि खान की नूरपुर वाली हवेली पर मामूर कोई शख्स उसके खुफिया अड्डों के बारे में जानता होगा। तुमने ही बताया था कि वहाँ बेजरार और मजदूर किस्म के लोग रहते हैं। जी हाँ, मैंने चश्मे तस्वुर में हरन खान की हवेली के बागीचे संवारने वाले दोनों मजदूरों को देखा। मुझे ये भी यकीन है कि खान ने पीरोमाची से दोनों मुखबियों को वसूल करने के बाद उस हवेली में नहीं रखा होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उस हवेली में किसी गैर मुतल्लिक शख्स को आते जाते नहीं देखा गया। तभी तो मैं उसे तारीक दुनिया या दरवेश किस्म का इंसान समझता आया हूँ। फिर मुझे वहाँ से कुछ हासिल होता दिखाई नहीं देता मैडम। हाँ, उस पर हाथ डालना है, उसे मारना है या अगवा करना है तो नूरपुर का कसद किया जा सकता है, वरना नहीं। अगर मैं उससे वहीं पूछगछ करूँगा और उसे जिंदा छोड़कर नूरपुर से निकल आऊँगा तो वो फौरी तौर पर उन दोनों का ठिकाना बदल देगा या ठिकाने लगा देगा। अगर उसके किसी आदमी को छोड़ूंगा या गमाल बनाऊंगा और तशद्दुद करके मालूमात हासिल करूंगा या मार दूंगा तो वो चौंक जाएगा, होशियार हो जाएगा। यूँ ना सिर्फ मेरी मेहनत अकारत चली जाएगी, बल्कि मेरा नूरपुर से निकलना भी मुहाल हो जाएगा। तुम्हें उसके किसी खुफिया अड्डे का नहीं पता, या तुम्हारे किसी दोस्त को? नहीं, मेरे दोस्तों में उसके ज़्यादा करीब रहने वाला मुराद बख्श दीवाना है। वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता। चूँकि पीरू माछी और उसका गैंग ख़त्म हो चुका है और इसकी खबर जल्द या बदेर यारन खान को मिल जाएगी, इसलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो ठीक है मैडम, मैं डायरेक्ट एक्शन करते हुए खान की बांसुरी बजाने के बाद उसकी ताकत के बांस को भी जला दूंगा। मेरी बात मैडम के दिल को नहीं लगी। नहीं शहरियार, मैं उसे मारना नहीं चाहती। मगर क्यों? वो तरने वाला नहीं है। उसे कत्ल किया तो मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कोई ऐसी तरकीब सोचो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैं सोच में पड़ गया, मगर कोई तरकीब सुझाई नहीं दे रही थी। जो ही हम मेन रोड पर चढ़े, मैडम ने पूछा, कुछ सोचा? जी, मगर मुझे कोई ऐसी तरकीब समझ में नहीं आ रही कि खान को छोड़े बगैर हम टारगेट तक पहुंच जाएं। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। वो चौंक गई।
فون نکال کر دیکھا، وہی کمینہ اپنی ڈیمانڈ بتانے کے لیے کال کر رہا ہے. کال اٹینڈ کر کے لاؤڈر آن کر دیجیے. اس نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی روڈ سائڈ پہ کھڑی کر دی. کال ریسیو کی اور لاؤڈر آن کیا. ہلو. اسپیکر سے بھیجی بھیجی آواز پھوٹی. یہ تمہارا فون ناٹ ریسپونڈنگ پر کیوں ہو جاتا ہے؟ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی. کام کی بات کرو، میں بہت بزی ہوں. میں تمہاری مصروفیت کو اچھی طرح جانتا ہوں. اسپیکر سے پھوٹنے والی آواز صوتی اتار چڑھاؤ سے مبرہ تھی. یوں لگتا تھا جیسے انسان کے بجائے کوئی مشین بول رہی ہو. کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تمہیں اپنی ماں اور بھائی کی ضرورت نہیں رہی؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ جن لوگوں کو تم نے اغوا کیا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اس کے باوجود اگر تم بضد ہو کہ وہ میری ماں اور بھائی ہیں تو بولو، میں کیا کروں؟ کیا تمہیں 5-10 لاکھ بھجوا دوں؟ کیا منت سماجت سے کام چل جائے گا؟ تم بڑی چالاک بنتی ہو، مگر یہاں تمہاری کوئی چالاکی کام نہیں آئے گی. تم بزی ہو تو میں تم سے زیادہ بزی ہوں. آخری بار کال کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر تم نے کل شام 5 بجے مجھے کال کر کے مجھ سے ان دونوں کی جان کی قیمت نہ پوچھی تو میں ان کی چھٹی کرا دوں گا، سمجھے؟ کیا تم بنا پوچھے اپنی ڈیمانڈ نہیں بتاؤ گے؟ ہرگز نہیں. میں مال کو بے وقت نہیں کرنا چاہتا. اوکے، مجھے یاد رہا تو کانٹیکٹ کر لوں گی. مجھے یقین ہے کہ تم بھولو گی نہیں. رابطہ منقطع ہو گیا. میڈم چند لمحوں تک فون کو گھورتی رہی، پھر بولی، مجھے یقین ہے کہ یہ یارن خان کی آواز نہیں ہے. پھر یہ کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں تک وہ اسٹیئرنگ ویل پر پیشانی ٹکائے بیٹھی رہی، کچھ سوچتی رہی. پھر سر اٹھا کر گاڑی روڈ پہ ڈالتے ہوئے بولی، شہریار، میں نے فیصلہ کر لیا ہے. تم نورپور جا کر یارن خان کی حویلی کی تلاشی لو گے. اس کے خفیہ ٹھکانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، مگر یارن خان پر ہاتھ بالکل بھی نہیں ڈالو گے. میں میرو شاہ اور پیا جی کو الگ الگ روانہ کر دوں گی. وہ اپنے اپنے طور پر کام کریں گے. مجھے یقین ہے کہ ہم ان دونوں کا سراغ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی بہتر. مجھے آپ کے اعتماد پر پورا اتر کے دلی خوشی ہوگی. میڈم کی کوٹھی تک پہنچنے تک ہم دونوں خاموشی سے اپنی سوچوں میں گم رہے. اس نے ڈرائیور کو بلا کر مجھے گھر پہنچانے کا حکم صادر کیا اور مجھ سے بولی، تم آج کی رات نورپور میں گزارو تو بہتر ہوگا. از اٹ اوکے؟ یس میڈم. وہ گاڑی سے اتری اور میری طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے چلتی ہوئی گیسٹ ہاؤس کے بڑے چوبی دروازے کو عبور کر کے میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 51 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 52 سماعت فرمائیں.